Namaskar, myself Hariom Tyagi, and you are watching the Real Estate Show, an initiative of Observer.com, co-sponsored by Cloud Dopi. Today we will discuss the topic housing for all. Before go ahead, let's understand what the housing for all is. According to a survey, more than 50% people in India live in their own house, while almost 30% live on rent and 40% in their parent house. Home ownership in India is seeing two interesting trends. At one hand, the government's affordable housing policy, Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), is allowing lower income households to dream of self-owned homes, while on other hand, the younger urban generation prefer to go by minimalistic approach, opting for rental house. हाउसिंग फॉर ऑल अर्थात सबको पक्का घर दिलाने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है। 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज देश के गांव और शहरों में लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख घर शहरी गरीबों के लिए बनाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वाले को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। होम लोन के ब्याज पर कमजोर आय वर्ग के लोग लगभग 2,60,000 तक का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल सरकार ने PMAY को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। PMAY के तहत पहला घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन के ब्याज पर 2.5 लाख रुपए तक का फायदा लोग उठा सकते हैं। LIG एंड EVS में PMAY के तहत 6 लाख रुपए तक के लोन पर 6.5% तक ब्याज सब्सिडी का फायदा उठाया जा सकता है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सबके लिए घर 2022 के तहत सरकार ने EWS एंड LIG के लिए CLSS यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम शुरू की थी। बाद में इसे बढ़ाकर 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना और 12 लाख से 18 लाख रुपए सालाना तक की आमदनी वाले लोगों तक भी कर दिया गया है। 12 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों को MIG 1 कैटेगरी में रखा गया था, जबकि इससे अधिक आमदनी वाले लोगों को MIG 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी वाले लोग 9 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज में 4% और दूसरी कैटेगरी वाले लोग 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत अधिकतम सीमा 20 साल हो सकती है। लाभार्थी सेगमेंट के मामले में सब्सिडी की कुल रकम को शुरू में ही मूलधन से घटा दिया जाता है। PMAY में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सब्सिडी की रकम को लोन की कुल रकम से घटाने के बाद बची रकम पर सामान्य दर से ब्याज वसूला जाता है। एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि PMAY योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। आपको योजना के तहत सब्सिडी तब मिलेगी जब आपकी घरेलू आय 6 से 8 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। इसमें पति और पत्नी की संयुक्त आय शामिल है। केवल पहला मकान खरीदने पर इसका लाभ मिलता है। यह रकम नए मकानों के लिए ही लागू होती है। आपको तब सब्सिडी नहीं मिलेगी जब आप पहले कभी किसी हाउसिंग स्कीम के तहत आपका परिवार पहले से ही केंद्रीय सहायता का लाभ उठा चुका हो, आपका नाम या परिवार के सदस्यों के नाम पर पहले से ही देश में कहीं घर हो, आपका जीवन साथी भी ब्याज सब्सिडी का दावा कर रहा हो। सब्सिडी स्कीम की बुनियादी बातें हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं। इस टेबल के अंदर 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम
पर्टिकुलर्स का है, दूसरा मिडिल इनकम ग्रुप का और तीसरा मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड का है। चलिए समझते हैं इस टेबल के थ्रू कि किस तरह से हम लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम यदि 6 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आप मिडिल ग्रुप इनकम ग्रुप में आते हो, आप मिडिल इनकम ग्रुप 1 में आते हो। इसके तहत आपको इंटरेस्ट सब्सिडी 4% तक मिलेगी। लोन टेन्योर एलिजिबिलिटी फॉर सब्सिडी 20 ईयर्स होगा। लोन अमाउंट एलिजिबल फॉर सब्सिडी 9 लाख होगा, यानी आप 9 लाख तक का ही लोन ले सकते हो। और मैक्सिमम कारपेट एरिया, जो घर आप खरीदने या बनाने जा रहे हो उसका मैक्सिमम कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यदि हम मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड की बात करते हैं तो उसमें आपकी एनुअल इनकम 12 से 18 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। इस केस में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी 3% मिलेगी। लोन टेन्योर 20 साल है इसमें भी, और लोन अमाउंट जितना का आप लोन ले सकते हो वो 12 लाख रुपए है। और आपका मैक्सिमम कारपेट एरिया 110 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ये हमने अभी आपको ब्याज सब्सिडी की स्कीम बताई है, ये 9% मौजूदा जो ब्याज दर है वो 9% से कम है, लेकिन एक स्टैंडर्ड 9% मान के उसकी नेट वैल्यू से ये वैल्यू डिडक्ट करके 4% या 3% आई है। लेकिन यदि मौजूदा टाइम पे देखेंगे, हम मौजूदा समय के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो शायद ये और ज़्यादा हो जाएगी। सब्सिडी लेने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको उस बैंक में आवेदन करना है जिस बैंक से आप सब्सिडी चाहिए। अगर आप सब्सिडी के लिए पात्र होते हैं तो आपका आवेदन केंद्रीय नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो CNA केंद्रीय नोडल एजेंसी लोन देने वाले बैंक को सब्सिडी की राशि भेज देगा। यह आपके खाते में जमा की जाएगी। इस प्रकार कुल लोन की रकम से यह राशि कम हो जाएगी। यदि आपका लोन 9 लाख रुपए है और आपको सब्सिडी 2.5 लाख रुपए मिलती है तो आपका 9 लाख से 2.5 लाख रुपए माइनस करने के बाद जो भी रकम बचेगी उस पे आगे से आपको ब्याज लगेगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए है और लोन की रकम 9 लाख रुपए है तो सब्सिडी 2.35 लाख रुपए होगी। जब यह रकम घट जाएगी तो लोन कम होकर 6.65 लाख रुपए रह जाएगा। आपको इस घटी हुई रकम पर ही EMI देनी होगी। कहाँ से ये लोन ले सकते हैं आप? सभी तरह के बैंकों से लोन ले सकते हो। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, स्मॉल फाइनेंस बैंक और बहुत सी संस्थान इस योजना का लाभ ग्राहकों को उपलब्ध करा रही हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB और हुडको भी इस योजना में शामिल है। थोड़ी देर के लिए इंतजार करिए, हम समय के बाद वापस लौटेंगे हम लोग। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही। नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर डॉन। ऑनलाइन रियल एस्टेट के शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान। मैं अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले संजीव कथुरिया जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार संजीव कथुरिया जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरेंद्र शुक्ला जी, डायरेक्टर एंड सेल्स हेड OLX.com के। शुक्ला जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान कुणाल बनर्जी। कुणाल बनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मेरे साथ हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट राकेश पुरोहित जी। राकेश पुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज जो हमारा चर्चा का विषय है इस प्रोग्राम में वो है हाउसिंग फॉर ऑल।
जैसा कि हम सबको पता है कि सरकार भी इस पे कई सारी योजनाओं के साथ काम कर रही है, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री तो ऑलरेडी हाउसिंग बना रही है, तो उनका तो मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर ओनर्स बने। हाउसिंग फॉर ऑल पे यदि हम सरकार की बात करें पहले, तो सरकार के पास में प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके अंतर्गत वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, दूसरी योजना है उनकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। तो लगभग 3 तरह की योजनाएं हैं प्रधानमंत्री आवास के अंदर भी, जिन पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो शहरों के अंदर है, तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को ज़्यादा ही डिस्कस करेंगे इसमें। दूसरा इसमें जो विषय होगा चर्चा का, वो है कि रियल एस्टेट कंपनियां या रियल एस्टेट इंडस्ट्री किस तरह से हाउसिंग फॉर ऑल में सहयोग कर रही है, या किस तरह से उस पर वो काम कर रही है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोहित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और शहरी आवासीय योजना या हाउसिंग फॉर ऑल कैसे काम कर रही है और किस तरह से आम आदमी के लिए ये फ्रूटफुल है, अपना विचार व्यक्त करें। देखिए, मैं थोड़ा सा, जब हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं तो आई वुड लाइक टेक यू लिटिल बैक। सबसे पहले जब हम शहरी विकास मंत्रालय की जब परिकल्पना की गई, तो उसका नाम था शहरी विकास मंत्रालय और गरीबी उन्मूलन। तो उसमें ये माना गया कि शहरों के अंदर अगर विकास करना है तो गरीबी को भी उन्मूलन किया जाए। बाद में ये गरीबी उन्मूलन उससे हटा दिया गया और शहरी विकास मंत्रालय बन गया। परंतु ये हमेशा से एक फंडामेंटल एस्पेक्ट रहा कि अगर शहरों का विकास करना है तो जो वहाँ गरीब बस रहे हैं उनको किस तरीके से गरीबी के चुंगल से निकाला जाए। और उनकी सबसे बड़ी समस्या तभी थी जब अब वो शहरों में आते थे तो कि रहें कहाँ पर, क्योंकि शहरों का जो तंत्र है वो डिफरेंट होता है। या तो वहाँ इंडस्ट्रीज हो रही होती हैं, या फिर वहाँ सर्विसेज का अपना जरूरत होती है, मजदूरी के एस्पेक्ट होते हैं। तो वैसे में एक व्यक्ति के लिए जो अपना ग्रामीण क्षेत्र छोड़ करके शहरों में आया है, एक मुश्किल सवाल था कि घर कैसे मिले, और मिले तो क्या उसका घर अपना हो। हाउसिंग फॉर ऑल में हम जब बात कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि क्या हम सबको घर दिलाने में सक्षम है, और घर उसको दिलाने की बात हो रही है जिसके पास संसाधन सीमित हैं या फिर लगभग नहीं है। तो हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर जो EWS की स्कीम थी, उनके लेकर के बहुत सी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने स्कीम वर्कआउट करी। ज़्यादातर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उन्होंने मैंडेटरी किया कि हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो उनकी अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी का रहा हो या प्राइवेट डेवलपर को वो कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन करे, तो उसमें EWS का और LIG का एक पोर्शन रहे। और जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो योजनाएं बनी हैं, जिसमें शहरी योजना एक विशेषकर डिज़ाइन की गई है, जिससे ये शहर के लोग जो अपने आप को घर खरीदने में अक्षम पाते हैं उन्हें कैसे सपोर्ट किया जा सके। तो ये सारा के सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हाउसिंग फॉर ऑल के लिए ही है। और जब हम हाउसिंग फॉर ऑल कहते हैं, इसका मतलब है कि वो निम्न तबका, वो गरीब वर्ग जो किसी कारण से अपने साधनों से सक्षम नहीं है, लेकिन वो सरकार की नीतियों की तरफ देखता है जब उसे अपनी घर की जरूरत पूरी करनी होती है। रोहित जी, आपकी जो आपने जो बताया है इसकी मतलब डीपली बताया, उसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना सवाल संजीव कथुरिया जी से लेना चाहूँगा। संजीव कथुरिया जी हैं CEO CRC ग्रुप में। कथुरिया जी, आपसे मेरा सवाल है कि रियल एस्टेट कंपनी, आपकी रियल एस्टेट कंपनी यानी CRC ग्रुप किस तरह से हाउसिंग फॉर ऑल में कंट्रीब्यूशन कर रहा है? हम लोग, हरिओम भाई, हम लोग बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर ही काम कर रहे हैं, जहां पर तकरीबन 30-35 लाख रुपए से लेके और 60-65 लाख रुपए तक के घर हम लोग बना रहे हैं। और इसके अंदर 2 तरह से फायदे हो रहे हैं। एक तो जो CLSS स्कीम जो बोलते हैं, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो गवर्नमेंट ने PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर करी है, उसके अंदर एक तो वहां पे बेनिफिट हो रहा है। दूसरा जो है GST भी जो है छोटे घरों पे 1% लगता है, तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो इन चीजों से जो है, जो राकेश पुरोहित साहब ने बड़े अच्छे से बताया, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने। अगर हम देखें जो एक्चुअल नीड थी हाउसिंग की, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर तबके के अंदर, इसी पर्टिकुलर वर्टिकल के अंदर थी। ये जो डॉक्यूमेंटेड आपकी हाउसिंग शॉर्टेज है अक्रॉस द कंट्री,
ये कभी से भी, मतलब मेरे को आज 20 साल हो गए काम करते, कभी से भी हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं 2 से 3 करोड़ घरों की हाउसिंग शॉर्टेज है। गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने डेवलपर्स को इस तरफ सोचने के लिए एक वो मोटिवेशन दी कि भाई आप लोग जो है इस तरह के घर बनाएं जो कि एक्चुअल यूजर को काम में आए। आप उस सेगमेंट में बुटीक हाउसिंग या लग्जरी हाउसिंग कुछ की तरफ ज्यादा बेंट रहता है, वहां पे कुछ मुनाफा भी ज्यादा होता है, परंतु गवर्नमेंट ने ये एक मोटिवेशन दी डेवलपर्स को कि आप इसमें काम करें। इसमें डेवलपर को भी इनकम टैक्स में बेनिफिट है और कस्टमर को भी बेनिफिट है। तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान था। और इससे अगर हम पिछले 5 साल की बात करें हरिओम जी, तो बहुत शानदार काम हुआ। सीआरसी ने तकरीबन 900 घरों में से 800 से ज्यादा घर हमने 15 महीने में बेच दिए। और हम एक और प्रोजेक्ट यहीं अपने नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर एक और में कर रहे हैं, वो भी अफोर्डेबल सेगमेंट में ही कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट का क्लू लेके कि यार हम लोग ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है, जो अर्बन पुअर करके एक डेफिनेशन बनी इसके अंदर, हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर अर्बन पुअर, जिसमें वो MIG1 और MIG2 स्पेसिफिकली जो कैटेगरीज हैं, जिसमें 160 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया या 200 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया, हम लोग अपना जो सारा विंडो है जो डिजाइन का है वो उसी में सीमित कर रहे हैं और उसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम लोग घर बना रहे हैं। धन्यवाद कथुरिया जी। अमरिंदर शुक्ला जी हमारे साथ हैं, ओलैक्स के डायरेक्टर हैं और सेल्स हेड भी हैं। शुक्ला जी, स्पेशली OLX.com की जो कुछ ऐसी योजना है जो हाउसिंग फॉर ऑल में लोगों के लिए सपोर्ट करती है कुछ? सो सर, OLX एज अ प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो OLX पे 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक का रियल एस्टेट सप्लाई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, which means that we are catering to all segments of people. जो लोग 25 लाख रुपए से नीचे का घर देख रहे हैं, जो लोग 25 से 50 लाख रुपए का घर देख रहे हैं और जो 50 से 75 और उसके ऊपर का घर देख रहे हैं, तो सभी सेगमेंट्स का सप्लाई मेरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और इसी वजह से मेरे प्लेटफॉर्म पे लोगों की अबंडेंस ज्यादा है, बिकॉज लोगों को काफी वैरायटी देखने को मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलती है। अगर हम डिमांड साइड से देखें तो आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो 25 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक के बीच के घरों की है, जिसपे सबसे ज्यादा ट्रैक्शन प्लेटफॉर्म्स पे जनरेट हो रहा है। और आज की तारीख में आई गेस कटूरिया साहब ने भी सही कहा कि दैट्स द बिगेस्ट स्वीट स्पॉट एज ऑफ नाउ टू कैटर इनटू अ सेगमेंट ऑफ 30 to 60 लाख रुपीस, बिकॉज वही आज की डेट में फास्ट मूविंग सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा बिक रहा है। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए, आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही। धन्यवाद अमरिंदर जी। कुणाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और कुणाल साहब कई सारे रियल एस्टेट कंपनी को कंसल्टेंट हैं और काफ़ी बड़ा योगदान है इनका भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। तो कुणाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं तो क्या हाउसिंग फॉर ऑल के जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी आप ध्यान रखते हैं? किस तरह से बिल्डर को सजेस्ट करते हैं इन चीज़ों को? नमस्कार टू एवरीवन। बेसिकली आपका जो सवाल है, मोस्ट डेवलपर्स आर नॉट इन द सेगमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल, एंड आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग इज अ रिलेटिव टर्म कि अफोर्डेबल हाउसिंग मीन्स व्हाट? आर यू टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल पुअर, अर्बन पुअर who are living now in shanty towns, and actually the government wanted to upgrade them to decent housing, and the recent जो COVID का जो spread हुआ है, it is because of the clusters of people. I mean, there were some stories where the 80 people are sharing one toilet in this type of situation. So I'm taking the argument to a different level, if I may.
जो गवर्नमेंट का उद्देश्य and their philosophy was that housing for all will also mean that people who are at the moment not having a decent housing, even in metros and like Mumbai, Delhi, Calcutta, even Chennai, clusters of people living in very bad conditions. Basically, not only sociologically, but also from political point of view, all governments would like to improve that situation. And we have come a long way. There's no doubt a lot of work has been done. But now the major push, the housing for all that the Prime Minister and the government is trying to push is not so much on affordable housing, which is there, but it is for the people with no housing, actually, to come into the affordable housing section or to come into their affordability sector जो है, वो काफी फर्क है. जो हम 35-50 lakhs के बात कर रहे हैं, उनके पास शायद 5-10 लाख का बात कर रहे हैं. They are talking about much more subsidized housing. And in this social aspect, all developers, government, society in general can participate like in other countries they have done. And it can be done in 3 ways. Number one, जो materials हम use कर रहे हैं, the prefabricated houses, the small units which are clean and neat and clean, but at the same time very, very affordable to make. So that industry can rise very high. Government can subsidize them to provide the material of prefabrication and all these things. Secondly, to allot the land where the juggi and jhopris were there, to clear up those, give them alternative accommodation for time being, for at least maybe 6 months to 1 year, because prefabricated housing can be made in 6 months' time. You don't need many years. It's very quick. Give them the housing there and charge the cost of that house to fabrication that house. So, and that way, the person who is participating, they'll be subsidized by government. So, as a free service nahi hai, wo bhi paise banayenge. At the same time, we'll be really moving to practical housing for all. That is the stage 1. Stage 2, jo Sanjeev bhai keh rahe the, and other colleague was saying about affordable housing that most developers talk about. That's a good segment and people are into that. 25 to 55 lakhs ka bhi out of town. वैसे inside the town is impossible unless it is government owned land, and the government are giving, for example, recently Delhi में news article आया था that DDA is transferring on to private developers, that you can take this DDA land and you can build private structures in a modern and nice way, and we will subsidize you. We'll give you the land for almost nothing. So that's a great move. That's a great move for affordable housing. Otherwise, most of the affordable housing, I'm afraid, is quite far away from the city center. Unless उसका job, आपका job वहीं है, तो आपको ज़्यादा transport cost नहीं होगा और time नहीं लगेगा, then it's very good. Otherwise, आप दूर से वहाँ से जहाँ train नहीं है, कुछ नहीं, वहाँ से आप कैसे जाएंगे? Affordable housing वहाँ हो रहा है. So these are some of the problems I think we should probably discuss. I don't know if we can find the solution today, but definitely it's something to think about as the industry. Thank you, Kunal ji. हाँ, पुरोहित जी, कुणाल जी ने एक सवाल उठाया है कि बिल्डरों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मतलब जैसे इनका कहने का मुझे लगता है. तो मुझे बताएं कि डेवलपर्स के लिए, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, मतलब इसके अंदर किस तरह की उपयोगिता है या किस तरह की अपॉर्चुनिटी डेवलपर के लिए है हाउसिंग फॉर ऑल में, थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें प्लीज. Yeah, first of all, I'd like to take the point which is raised by Mr. Banerjee is that DDA has come up with the idea where they are saying that those colony they have developed, they are having very less FAR, and if residents, 70% of residents do agree that they can go for the redevelopment of their society or pocket, so a builder can take that area. 3-year time period has been given to him कि वो 3 साल के अंदर जो है वो उसको रेंटल्स लोगों को प्रोवाइड करे और मेक श्योर करे कि वो विदिन 3 years उनको जो हैबिटेट है जो उनका पहले का था थोड़ा डेवलप हो जाए और उसको एक्सेस FAR में, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट FAR है जो DDA ने यूज़ की है वो 0.75 के अप्रोक्सीमेटली है और 0.75 है और कहीं कहीं पर थोड़ा और बढ़ाते हुए तो 1.25, इससे ऊपर DDA ने किसी भी कॉलोनी के अंदर FAR यूज़ नहीं की है. तो एक तो ये एरिया हुआ. दूसरा, जब हम मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं एनसीआर मास्टर प्लान में, तो ये एक प्रपोजल था कि द होल एरिया ऑफ द मेट्रो नेटवर्क वेयर द मेट्रो नेटवर्क इज गोइंग, दैट फ्रॉम द मेट्रो नेटवर्क टू 500 मीटर डिस्टेंस, जहाँ जहाँ मेट्रो का नेटवर्क जा रहा है उससे 500 मीटर डिस्टेंस के ऊपर
वो फ्री FAR वो अलॉट करें इफ एनी बिल्डिंग इज देयर और एनी प्रोजेक्ट इज कमिंग अप या रीडेवलपमेंट जाता है, तो उसको जितनी भी FAR, मतलब वैसे तो दिल्ली में आप 2.5 या 3.75 की तो उम्मीद कम कर सकते हैं, लेकिन बट दे से दे मे गो, क्योंकि थोड़ा सेस्मिक रिस्ट्रिक्शन है हमारे यहाँ पे, ऑलरेडी सेस्मिक जोन 5 में हम लोग हैं, तो इस रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए इफ अ बिल्डिंग इज सस्टेनेबल बिल्डिंग सो दे कैन गो फॉर हायर FAR विच वी कैन कंसीडर 2.5 or 3 substantially. So here there's a one point. Secondly, as the you raised that कि बिल्डर के लिए कुछ है नहीं, हाँ बिल्डर के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये मैंडेटरी रखा अथॉरिटी ने कि वो 10% ऑफ एरिया द एंटायर डेवलपमेंट, वेदर यू आर डूइंग द लग्जरी सेगमेंट और यू आर डूइंग द प्लॉटिंग, दे मेड श्योर कि वो 10% एरिया EWS के लिए 10% कहीं पे लैंड एरिया है, 10% कहीं पर यूनिट का जो परसेंटेज है, बट दैट हैज बीन यूज्ड बाय डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज टू फेवर द प्राइवेट प्लेयर्स टू कम फॉरवर्ड. आइडिया ये नहीं था कि वो लग्जरी ना बनाए, लेकिन साथ साथ वो एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी काम करें. लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मसला ये है कि बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं दिया गया, जिसको कुणाल सर शायद मेंशन करना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं था कि जिसकी वजह से डिजाइन करें. कथुरिया सर ने कहा कि वो हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे हैं अब, लेकिन अगेन यू थिंक ऑफ 35, 60-65 लाख, तो ये उस सेगमेंट के, मतलब ये वो गरीब हैं जो बहुत गरीब नहीं है, तो हाँ ये मिडिल क्लास के लोग हैं. तो कहीं ना कहीं हम जब बहुत ही अर्बन पुअर की बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी डिस्कशन में आया कि देयर वर द पीपल दोज हु माइग्रेटेड, तो ये वो लोग हैं जो 30 लाख तो क्या ये शायद 10 लाख भी अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है. तो उन लोगों को एकोमोडेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी इंसेंटिव नहीं दिए डेवलपर को. तो ज्यादा कुछ सच बात है कि बहुत कुछ प्राइवेट प्लेयर के लिए अपना लॉस करके किसी सोशल वर्क पे काम करना पॉसिबल नहीं है, वो भी सिटी सेंटर्स के अंदर जहाँ पर प्रोजेक्ट की बहुत लैंड कॉस्ट हाई है. तो ये सच है, और जैसे हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं एंड द थिंग्स कीप ऑन गोइंग, एक डिस्कशन अगर इनिशिएट होता है तो मे बी द पॉलिसी मेकर्स विल आल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जो इंसेंटिव आना चाहिए डेवलपर के लिए वो ह्यूज इंसेंटिव आना चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर अ नॉट ओनली अ वन टाइम, एक टाइम घोषणा नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है, 2, 3, 4, 5 साल तक लगातार उस पर काम करना होता है. और वैसे में अगर कहीं प्रोजेक्ट रुक रहा होता है तो बिल्डर को हिट लेना पड़ता है अपने बाकी एरियाज के अंदर टू मेक इट श्योर कि वो EWS के लिए डिलीवर कर सके. तो ये तो बात सच है कि इंसेंटिव बहुत नहीं है, और जो बिल्डर भी है वो उतना ही अफोर्डेबल बेच सकता है जितना उसके प्रॉफिट बन सके. लॉस या विदाउट लॉस तो नो प्रॉफिट नो लॉस में तो काम करना पॉसिबल नहीं. थैंक यू रोहित जी. लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं हाउसिंग फॉर ऑल, तो उसमें हम लोग सभी की बात कर रहे हैं, उसमें मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, सभी के लिए घर की ज़रूरत है. तो हमारा होता है सरकार का जो फोकस है, सरकार की जो स्कीमें हैं वो हाउसिंग फॉर ऑल सिर्फ गरीबों के लिए फोकस्ड है, क्योंकि गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता. तो मेरा सवाल संजीव कथुरिया जी से है यही इसी बात को लेके कि हाउसिंग फॉर ऑल से मतलब सरकार का तो शायद होता है कि एक पुअर सेक्शन से है, बट हमारा जो मतलब है रियल एस्टेट का मतलब है हाउसिंग फॉर ऑल से मतलब उन सब कैटेगरी से है जिसमें घर खरीदने वाले उनको अवेलेबल है. तो आप कथुरिया जी किस तरह का सजेशन, मतलब हाउसिंग फॉर ऑल किस तरह से पूरा हो सकता है सभी के लिए, उसके बारे में अपना व्यू कैसे, मतलब कैसे देखते हैं इस हाउसिंग फॉर ऑल को? हरिओम भाई, हम लोग तो पिछले 20 साल से मैं घर ही बेच रहा हूँ और शायद अपने जीवन में कुछ 14-15 हजार घर बेच चुका हूँ. और मुझे जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम लगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आई थिंक इट इज अ रिमार्केबल स्टेप. यू नो, द काइंड ऑफ वर्क दिस गवर्नमेंट हैज डन इन दिस कैटेगरी इज अमेजिंग. हम पहले समझ लें हम करना क्या चाह रहे थे हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर. हम हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, एक हमारे पास अर्बनाइजेशन की एक साइंस चलती है. लोग माइग्रेट कर करके जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, पढ़ाई के लिए, अस्पताल के लिए अर्बन सिटीज में आते हैं और वहां पे वो बसना चाहते हैं. अब लार्ज जो पॉपुलेशन है वो उस मिडिल सेगमेंट में है. वो जो मिडिल सेगमेंट में पॉपुलेशन है उन्होंने बड़ा अच्छे से डिफाइन करा है. इसीलिए हाउसिंग फॉर ऑल को दो तरह से बांटा गया. स्पेसिफिकली जो आपने शुरू में बताया था कि एक ग्रामीण एरिया में एक हाउसिंग है और एक जो है अर्बन एरिया में. अर्बन एरिया के अंदर तकरीबन 4000 से कुछ ज्यादा शहर हैं जिसके अंदर उन्होंने ये पॉलिसी कर रखी है. अब वहां पर जो आदमी, आप एक आम आदमी का जीवन समझिए, जो मिडिल क्लास आदमी है जो मेट्रो में आता है, वहां पे कॉलेज में
ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है और पास करके बाहर आता है, उसकी शादी होती है, हस्बैंड वाइफ की जो जॉइंट इनकम है वो तकरीबन उस सेगमेंट में है जहां पे वो MIG-1 घर खरीद पाते हैं, खरीदना चाहते हैं, पाते नहीं है। उसको आसान करने के लिए सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल कैटेगरी बनाई, जिसको हम अर्बन पुअर जरूर कह रहे हैं, पर वो बिल्कुल ठीक बात है पुरोहित साहब की भी, कि वो जो आप अर्बन पुअर कहना चाह रहे हैं, ये सिर्फ उसी कैटेगरी के लिए ज्यादा हमारा एम्फोसिस है हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर। मुझे लगता है कि जिस तरह के अभी आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे 31 मार्च 2022 तक CLSS स्कीम को और एक्सपैंड कर दिया है। 5 लाख करोड़ रुपए तक का सब्सिडी का देने का बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके अंदर। और जो सबसे अच्छी बात है, जो ये इंसेंटिव मिल रहा है, जो आपकी सब्सिडी मिल रही है, वो पहले ही दिन मिल रही है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लोन। तो आपकी लोन अमाउंट ही पहले से ही दिन में कम हो रही है। GST आपको कम लग रहा है। आई थिंक काफी प्रोविजंस है, बिल्डर के लिए भी टैक्स इंसेंटिव्स हैं, और मैं तो समझता हूँ कि ये स्कीम बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स और किसी तरह से अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो बहुत ही अच्छा है, बट इन इट्स शेप एंड फॉर्म आई थिंक lot of affordable housing will get consumed in metros in coming years। और ये जो 1-2 साल अभी हमारे पास बाकी हैं, तकरीबन 1.25 करोड़ घरों के लिए प्रोविजन गवर्नमेंट कर चुकी है। मुझे लगता है ये 2 सालों के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर कंजम्पशन बहुत अच्छे से होने वाली है। थैंकफुली अब जो नई चीजें गवर्नमेंट अभी जो नई पॉलिसीज कोविड के बाद निकालती जा रही है, उसमें डिमांड साइड में हमारे को उम्मीद है कि कुछ और बेनिफिट्स आएंगे, जरूर आएंगे। सप्लाई साइड में बहुत सारे आ गए, अभी डिमांड साइड में भी आएंगे, कंज्यूमर के लिए कुछ और बेनिफिट्स आएंगे। हाउसिंग फॉर ऑल में जो CLSS था वो उन्होंने 1 साल और बढ़ा दिया, 2022 तक कर दिया है। एज ऑफ नाउ इफ यू आस्क मी एज अ बिजनेसमैन, आई वुड से इट्स इन अ रीजनेबल फॉर्म, इट इज इन अ गुड फॉर्म एंड शेप। Probably it needs a better form of marketing, थोड़ा सा और अच्छे से मार्केट होना चाहिए। और मेरे को तो आज भी बहुत डिमांड लगती है। मैंने तो पिछले महीने में, so which is the month which is gone, जुलाई, वो सेल्स देखी हैं जो हमने प्री कोविड देखी थी। So that kind of consumption is happening in affordable. I don't know what else we are looking for. So I am quite happy. थैंक यू। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत।